दिल्ली में प्रदेश की सियासत को लेकर हलचल शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की मुलाकात हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल भी पहुंचे। राजनीतिक जानकार इस मेल मुलाकात को सिंधिया फैक्टर से जोड़ रहे हैं। पिछले दिनों कार्यसमिति के ऐलान और आने वाले दिनों में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्र में मंत्री पद की शपथ लेने से भी इन मुलाकातों को जोड़ा जा रहा है। ग्वालियर चंबल की सियासत में इन सभी बड़े नेताओं का अपना दबदबा है। जिस तरह से प्रदेश के साथ केंद्रीय सत्ता में भी दखल रख रहे हैं, इसे बीजेपी के अंदर की सियासत पर हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। तो दिल्ली में प्रदेश की सियासत को लेकर हलचल शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पर यह मुलाकात हुई, जिसमें बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद थे। साथ ही छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल भी इस बैठक में शामिल हुए। मध्य प्रदेश सरकार में जल्द ही मंत्रियों को जिले का प्रभार दे दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सोमवार मंगलवार तक मंत्रियों को जिले का प्रभार दे दिया जाएगा। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ट्रांसफर से प्रतिबंध हटा दिया गया है। ऐसे में जिलों में ट्रांसफर का अधिकार प्रभारी मंत्री को दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों की प्रभार की सूची तैयार हो चुकी है। वहीं संगठन और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी चर्चा हो चुकी है। 1-2 दिन में सूची जारी हो सकती है। कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले मंत्रियों को बड़े जिले का प्रभार दिया जाएगा। सिंधिया समर्थक मंत्रियों को भी पसंद के जिले में काम करने का मौका दिया जाएगा। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को बड़े जिले का प्रभार मिल सकता है। सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी को भी बड़े जिलों का प्रभार मिलने की संभावना है। दिग्विजय सिंह की पीएम मोदी पर टिप्पणी के बाद अब उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया। आगर मालवा में एक कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होने आए मंत्री जी ने निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह का आतंकियों को समर्थन रहता है, वे पाकिस्तान की बात करते हैं। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर जो टिप्पणी की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक इतना लंबा संसदीय जीवन जिसका रहा, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, अगर उनकी ये भाषा है तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तेजी। वो अपने स्वयं को सूरज की तरफ कोई मुंह करके अगर अपने मुंह से कुछ गंदा निकालेगा, उन्हीं के मुंह पे आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी अभी भी कांग्रेस को कहाँ ले जाके छोड़ेंगे, कांग्रेस के लोग उनको विचार करेंगे। इसके बारे में जिस ढंग से उनकी भाषा रहती है, जो टिप्पणी रहती है, आतंकवादियों का समर्थन रहता है, पाकिस्तान की बात करते हैं, जिस ढंग से प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। दिग्विजय सिंह जी को अपने सारे सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। ऐसी बातें उनके मुंह से निकली है। चलिए नजर डाल लेते हैं कोरोना के ग्राफ पर। तो मध्य प्रदेश में 37 जिलों में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला। 24 घंटे में कोरोना के 39 केस सामने आए। वहीं 21 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई। भोपाल में 10, इंदौर में 7 तो जबलपुर में 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई और ये आंकड़े काफी कम सामने आए हैं। तो प्रदेश में कोरोना के 816 एक्टिव केसेस हैं और मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि 37 जिलों में एक भी केस सामने नहीं आया। राजधानी भोपाल और इंदौर की अगर बात की जाए, जहां से सबसे ज्यादा केसेस सामने आते थे, यहां अभी आंकड़ा 10 और 7 पहुंच गया है। तो मध्य प्रदेश के 37 जिले ऐसे हैं जहां एक भी नया केस नहीं मिला और मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ अब काफी कम हो गया है। अगर पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो अब ये 0 के करीब पहुंच चुका है। 0.06% पॉजिटिविटी रेट प्रदेश में था और वो घटकर 0.02 पहुंच गया था। कहीं ना कहीं रिकवरी रेट में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और मध्य प्रदेश में अब कोरोना धीरे धीरे काबू में आ चुका है। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों और संभावित तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई जा रही है। तीसरी लहर में बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है, जिसके चलते उनके लिए टीके की तैयारियां भी तेज हो गई हैं।
अभी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, फाइजर और जाइडस कैडिला की वैक्सीन मंजूरी पाने के सबसे करीब है। बताया जा रहा है कि जाइडस कैडिला की वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। वहीं जुलाई के आखिर तक या अगस्त में 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को टीका देना शुरू हो सकता है। माना जा रहा है कि बच्चों को कोरोना वैक्सीन की कामयाबी मील का पत्थर साबित होगी। इससे स्कूलों को फिर से खोलने और आउटडोर एक्टिविटीज फिर से शुरू करने का रास्ता खुलेगा। जहां तक भारत बायोटेक की बच्चों की कोरोना वैक्सीन की बात है, तो कोवैक्सीन के 2 से 18 साल उम्र के बच्चों पर हुए फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल के नतीजे सितंबर तक आने की उम्मीद है। ड्रग रेगुलेटर से मंजूरी के बाद भारत में बच्चों के लिए टीका आ सकता है। अगर इससे पहले फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो ये भी बच्चों के लिए एक विकल्प हो सकता है। ट्रायल इनका करीब करीब खत्म हो गया है, जहां तक हमें पता चला है। इसके रिजल्ट्स वगैरह को इकट्ठा करना और उसके बारे में अपना निर्णय में पहुंचने में 4-6 हफ्ते लग जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि जुलाई के अंत तक या अगस्त में हम अपने बच्चों को भी 12 से 18 साल के बच्चों को शायद ये टीका दे सकें। इधर हरदा जिला अस्पताल को सिजेंटा कंपनी की ओर से 100 बेडों की सौगात मिली। कृषि मंत्री कमल पटेल इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिला अस्पताल में इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन प्लांट की अनुमति दी गई थी, जो अब बनकर लगभग तैयार है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की ओर से जिला अस्पताल के लिए दूसरे ऑक्सीजन प्लांट को भी मंजूरी दे दी है। फर्टिलाइजर कंपनी सिजेंटा ने जिला अस्पताल को 100 बेड निःशुल्क प्रदान किए। वहीं मंत्री कमल पटेल ने निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और सिजेंटा कंपनी से जिला अस्पताल को मिले 100 बेड का लोकार्पण किया। सीएचएमओ सर भी आ जाएं, सम्मानित सीएचएमओ सर। पहले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के आशीर्वाद से हमें ये 200 लीटर प्रति मिनट का ये प्लांट मिला है, जिसका भी काम चल रहा है। और हमारे भारत सरकार प्रधानमंत्री जी और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के आशीर्वाद से हमें एक 500 लीटर प्रति मिनट का एक और इसी अस्पताल में मिल गया। इस प्रकार 700 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है। उज्जैन से खबर, जहां आम भक्तों के लिए महाकाल का दरबार आज से खुलने वाला है। आपको बता दें, महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालुओं के लिए 80 दिन बाद महाकाल मंदिर खोला गया है। बता दें, कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित था, जिसे अब आज से खोल दिया गया है। बता दें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा और कुछ शर्तों के साथ महाकाल का दरबार एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। तो आम भक्तों के लिए महाकाल मंदिर खुल गया है। बता दें, महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं के लिए 80 दिन बाद महाकाल का मंदिर खोला गया। तो आपको बता दें, कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए महाकाल मंदिर को 9 अप्रैल से बंद कर दिया गया था और एक बार फिर अब मंदिर को खोला गया है। पूरी तैयारियों के साथ मंदिर को खोला जा रहा है। गाइडलाइंस का पालन करवाया जाएगा। 3500 लोग एक दिन में दर्शन कर सकेंगे और स्लॉट के जरिए ही दर्शन हो सकेंगे। 7 दिन पहले से ही स्लॉट बुकिंग करनी होगी। साथ ही वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपको दिखाना जरूरी होगा। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता संतोष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, एक तरह से कहा जाए 80 दिन के इंतजार के बाद श्रद्धालु आज महाकाल बाबा के दर्शन कर सकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शर्तों के साथ इस मंदिर को खोला गया है, क्योंकि संक्रमण का खतरा अब भी टला नहीं है। बिल्कुल शुभांगी, सबसे बड़ी बात तो ये कालों के काल महाकाल के भक्तों के लिए आज से अच्छी खबर है कि सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में जो बाबा के दर्शन की जो अनुमति प्राप्त हुई, उनको तो खुशी की लहर दौड़ पड़ गया। आज सुबह तड़के 5 बजे से ही श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन की लाइनों में लगे थे और जैसे ही 6 बजे से ही जैसे ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया गया, तो सभी श्रद्धालुओं ने एक साथ बाबा महाकाल के गूंजों से पूरा परिसर गूंज उठाया। और इसमें जो भी श्रद्धालु अपना मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, वो सबसे पहले अपना वैक्सीनेशन के साथ जो जिन श्रद्धालुओं को वैक्सीनेशन लगा है, वो वैक्सीनेशन का वो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। और साथ ही जिन्होंने वैक्सीनेशन से वंचित रह गए, वो कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव लेकर ही मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तो कहा यह जाए कि महाकाल के भक्तों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है, क्योंकि बाबा महाकाल 80 दिनों के बाद बाबा महाकाल ने भक्तों के लिए दर्शन दिए और दर्शन पाकर श्रद्धालु भी अपने आप को धन्य मान रहे हैं। यही नहीं, आज सुबह से ही हम मंदिर परिसर में ही है। सुबह से बताया जा रहा है कि जो श्रद्धालु हैं देश के हर कोने से यहाँ आए हैं, हर कोने से यहाँ आकर श्रद्धालु अपने बाबा महाकाल के प्रति आस्था लेकर आए और सभी श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल दर्शन भी करते हैं।
साथ ही हम एक चीज और बता देंगे, प्रदेश सरकार के जो शिक्षा मंत्री मोहन यादव हैं, वो भी कोरोना जो गाइडलाइन उसका पालन करते हुए उन्होंने दर्शन किए। दर्शन पाकर वो भी धन्य मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, ये कहना है कि कालों के काल महाकाल सृष्टि के राजा हैं। राजा होने के नाते हमारा भी परम धर्म है कि हम हमारे राजाधिराज महाकाल के दर्शन करें और अपने आप को धन्य माने। और साथ ही कोरोना जो विश्व में संकट छाया हुआ है, विश्व में जो महामारी है, उससे दूर करने के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की और मनोकामनाएं मांगे कि पूरे विश्व से और देश से कोरोना संकट काल खत्म हो। जी बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो आम भक्तों के लिए महाकाल का मंदिर आज से खुल गया है। बताया जा रहा है कि सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ वहां देखने को मिली। गाइडलाइंस का पालन करते हुए और शर्तों के साथ महाकाल के दर्शन श्रद्धालुओं ने किए। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के चलते 80 दिनों बाद महाकाल का मंदिर एक बार फिर आम भक्तों के लिए खुला है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ने के साथ सरकार अब कॉलेजों को अनलॉक करने की तैयारी कर रही है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में इसके संकेत दिए। उनके मुताबिक अगस्त में सरकार कॉलेज खोलने का फैसला कर सकती है, लेकिन अंतिम फैसला सीएम शिवराज सिंह चौहान का ही होगा। सरकार इससे पहले सभी कॉलेज के स्टाफ और स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करना चाहती है। वहीं स्टाफ और स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही कॉलेजेस में प्रवेश दिया जाएगा और कॉलेजों में कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना अनिवार्य होगा। जुलाई में हमारी स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं होने वाली है। ये परीक्षाओं के होने के बाद अगर सामान्य समय रहा, कल सीएम के साथ हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य विषय पे विस्तार से चर्चा होगी। हमारी अपनी तैयारी है, मगर सब कुछ परिस्थिति अनुकूल रही और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दी तो हम अगस्त के समय से हमारा सेशन स्टार्ट करते हुए कॉलेज खोलने की तरफ आगे बढ़ेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि माहौल अनुकूल रहा तो निश्चित रूप से सीएम साहब उसकी अनुमति देंगे। यद्यपि उनके नेतृत्व में कोरोना पे बहुत अच्छे ढंग से हमने काबू किया है। इंदौर ऐसा शहर है जो नए नए कीर्तिमान अपने नाम करने के लिए जाना जाता है। लिहाजा इंदौर ने 11 लाख युवाओं को वैक्सीनेट कर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवाओं को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं कुछ ही दिन पहले इंदौर एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुका है। इंदौर में 18 से 44 की उम्र के 18 लाख लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। आपको बता दें, शहर में 28 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है, जिसमें से 24 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। तो इंदौर शहर में 75% वैक्सीनेशन हो चुका है और हर रोज इंदौर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करता है। इंदौर ने 11 लाख युवाओं को वैक्सीनेट कर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवाओं को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इंदौर में निगम कमिश्नर का अधिकारियों पर गुस्सा फूट पड़ा। अनलॉक को लेकर स्पॉट फाइन के नाम पर निगम कमिश्नर को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसे लेकर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने जोनल अधिकारियों, एआरओ और सीएसआई को फटकार लगाई। निगम कमिश्नर ने अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक ली थी, जिसमें शुरू से ही निगम कमिश्नर का गुस्सा अधिकारियों पर था। निगम कमिश्नर ने मीटिंग में अधिकारियों को स्पॉट फाइन के नाम पर अवैध वसूली को लेकर कर्मचारियों पर सख्ती के आदेश दिए। जवाबदारी आप लोगों की होगी। ये आज से शहर पूरा खुल गया है और जब भी हम लोग चालानी कार्रवाई की बात करते हैं, आप लोगों ने सबने, एक आदमी एआरओ ने दे दिया, एक आदमी जेरो ने लगा दिया, कोई एक व्यक्ति सीएसआई ने लगा दिया और आप में से कोई भी चालानी कार्रवाई करने नहीं जाता है। ये जो 2-3 लोग हर जोन से लगाए हुए हैं फालतू के, बिल्कुल जो पूरे दिन बाजार में घूम घूम के सिर्फ एक ही काम करते हैं, लोगों से बदतमीजी करना और अनावश्यक रूप से जो काम नहीं करने चाहिए वो काम करना। तो जितनी भी अपनी चालानी कार्रवाई आगे से होनी है, कोई भी व्यक्ति इस काम को बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं करेगा। कहीं भी किसी जोन से मुझे ये सूचना नहीं आनी चाहिए, अगर रसीद काटनी है जेडो ही रसीद को काटेंगे, जहां सीएसआई को चालानी कार्रवाई करनी, चालान के अधिकार 3 ही लोगों को दिए गए हैं। एआरओ यहाँ पे है नहीं, सभी जेडो अपने एआरओ को भी वापस जाके बताएंगे। कोई बिल कलेक्टर रसीद नहीं काटेगा, कोई दरोगा, कोई भी मस्टर का कर्मी रसीद नहीं काटेगा और ना ही कोई सब इंजीनियर और नीचे किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार डेलीगेट आप नहीं कर सकते हैं चालानी कार्रवाई की। ग्वालियर चंबल में एक सड़क डेथ हाईवे के नाम से बुलाई जाने लगी है। इस हाईवे पर कदम कदम पर मौत पीछा करती है। क्यों बन गया है हाईवे नंबर 44 हादसों का हाईवे, देखिए इस रिपोर्ट में। हादसे वाला हाईवे, कदम कदम पर खतरा, नजर हटी दुर्घटना घटी। हाईवे नंबर 44 बना डेथ डेंजर।
यदि आप भी ग्वालियर से झांसी को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 44 पर सफर करते हैं तो सावधान हो जाइए। जी हां, हाईवे पर सरपट दौड़ती गाड़ियों के पहिए कब हादसे का शिकार हो जाएं कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये हाईवे अब रफ्तार से ज्यादा डर का प्रतीक बनता जा रहा है। जहां से आए दिन एक्सीडेंट की खबरें आ रही हैं, यहां किसी ने अपनी जान गंवाई तो किसी का पूरा परिवार तबाह हो गया। यहां कदम कदम पर मौत साथ दौड़ती है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। इन हादसों पर सबके अलग अलग विचार हैं, लेकिन इन हादसों को लेकर स्थानीय क्या सोचते हैं, पहले वो सुनिए। रोज गाड़ी पलटती है, एक दो दिन छोड़कर मौतें होती हैं, बाकायदा रोज मौतें हो रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ पर है ना कोई भूत वगैरह का चक्कर है, और रोड गाड़ी ड्राइवरों को एक रोड की जगह पर दो रोड दिखाई देते हैं, इसलिए उनकी गाड़ी क्या पलट जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। स्थानीय इसे भूत के साए से जोड़ते हैं, लेकिन इस हाईवे पर एक स्थान नहीं है जहां हादसे होते हैं। ग्वालियर से करीब 15 किलोमीटर दूर जौरासी घाट सबसे खतरनाक है। वहीं सिकरोदा तिराहा, आंतरी तिराहा, बिलोआ तिराहा, भरतरी पुल, कृष्णा होटल, सिमरिया टेकरी, अर्रू तिराहा, चांदपुर तिराहा, ये सभी वो जगह हैं जहां से सबसे ज्यादा दुर्घटना होने की सूचना मिलती है। हादसों का एक कारण यहाँ के घुमावदार रास्ते भी हैं। यहाँ कब वाहन हाईवे की भौगोलिक बनावट के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो जाए कहा नहीं जा सकता। जो सारी गलतियां ड्राइवर्स की ही हुई हैं, उसमें तकनीकी रूप से कोई उसमें खामी नहीं है। 2 लेन था, 4 लेन कर दिया गया है। हमने सारे कर्व्स वगैरह किए, प्रॉपर साइनेज लगाए हैं, रंबल स्ट्रिप लगाए हैं, ब्लिंकर्स लगा हुआ है। इन हादसों को रोकने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी और पुलिस ने कई प्रयास किए हैं। साइन बोर्ड्स भी लगाए, यहां तक कि बैरिकेडिंग भी की, लेकिन सारे प्रयास बेकार हो गए और हादसों का सिलसिला बरकरार है। इधर पुलिस के अधिकारी वाहन चालकों की लापरवाही को जिम्मेदार बताते हैं। उसमें जो मुख्य कारण है, एक बस पलटी थी तो वो जरा ओवरलोडेड थी, प्लस हाई स्पीड में भी थी, और एक दूसरी गाड़ी पलटी है, वो डबरा तरफ से आ रही थी। वो था बोलेरो, गुड्स लोडिंग के लिए। वहाँ पर मैंने खुद ने विजिट किया था और वहाँ पर हमने संकेतक लगवाए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें ओवर स्पीड ना करें। ड्रम्स वगैरह भी हमने रखवाए हैं वहाँ पर, और रंबल स्ट्रिप जो कि स्पीड को रोक देती है। ब्रेकर सरी का काम करती है। एग्जैक्टली ब्रेकर तो वहाँ पर स्थापित नहीं किए जा सकते हैं नेशनल हाईवे होने के कारण। सवाल यही है कि इन हादसों को कैसे रोका जाए। इसको लेकर विशेषज्ञों के अपने तर्क हैं। मिस्टेक हो सकती हैं, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है एक तो हो सकता है उसका ग्रेडियंट ज़्यादा हो। और वो फॉरेस्ट की लैंड का भी उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम था, तो वो भी हो सकता है उसकी वजह से ग्रेडियंट प्रॉपर ना हो पाया हो। तो अब उसको रोकने के लिए अलग से प्रिकॉशन ली जा सकती हैं। जैसे कि शुरू में कुछ स्पीड ब्रेकर बना दिए जाए, जिससे स्पीड लिमिट रहे, स्पीड ज़्यादा तेज़ ना चले कोई। और जब ऊपर से नीचे उतरते हैं वहाँ पे भी प्रिकॉशनरी बोर्ड लगाए जाएं कि स्पीड लिमिट रखा जाए कि इससे ज़्यादा स्पीड से ना जाए। तो नीचे भी आदमी आएगा तो कम स्पीड से आएगा तो एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे। पिछले 3 महीनों में ही हाईवे पर 17 लोग मौत के शिकार हुए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाईवे बनने के बाद से अब तक कितनी दुर्घटनाएं हुई होंगी। क्या इसकी वजह वाहनों की तेज रफ्तार है? हाईवे 44 के निर्माण में कोई भौगोलिक त्रुटि है या फिर हादसों की कोई और वजह है? क्या जिम्मेदार अब इस पर गौर करेंगे? बड़ा सवाल यही है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्योंथर से खबर, जहां प्रेमिका की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। कत्ल के बाद प्रेमी ने सबूत छिपाने के लिए प्रेमिका के शव को जमीन में गाड़ दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों पिछले 10 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और मृतका पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन पति की मौत के बाद अपने प्रेमी के साथ रहने लगी थी। पुलिस मृतका के शव को घर में गड्ढा खोदकर पुलिस ने इस शव को बाहर निकाला। वहीं त्योंथर के जवा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। फिलहाल आरोपी गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने उसे जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया।
गुना से खबर, जहां पटरी पर एक युवक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि ट्रेन से कटकर युवक की मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और अब इस मामले की जांच की जा रही है। तो बताया जा रहा है कि गुना में एक पटरी पर युवक का शव मिला, जिसके बाद से पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। वहीं ट्रेन से कटकर मौत की आशंका इस मामले में जताई जा रही है। तो रेलवे स्टेशन की रेलवे पटरी पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक ट्रेन से कटकर युवक की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। नकली नोट के खिलाफ मुहिम में बालाघाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गोंदिया पुलिस की मदद से 5 करोड़ से अधिक के नकली नोटों के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि गोंदिया के आसपास नकली नोट चलाने वाले एक बड़े गिरोह की सूचना मिली थी, जिसके बाद प्लानिंग के तहत जानकारी निकाली गई और सभी संभागीय थानों की पुलिस टीम बनाकर गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपियों से बरामद नकली नोट में 2000 से लेकर 10 रुपए तक के नोट हैं। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। बैयर थाना पुलिस ने एसडीओपी बैयर के उसमें नेतृत्व में कार्रवाई की है, जिसमें शुरुआती रेड में करीब 8 लाख से अधिक की नकली नोट की खेप हमारे पास पकड़ में आई और उन आरोपियों से पूछताछ करने पर और आगामी कार्रवाई करने पर लगभग 5 करोड़ से अधिक के नकली नोट बालाघाट पुलिस और गोंदिया पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में जब्त किए हैं। इनमें ये नोट कहाँ छपे या इनके ऊपर कौन है जो इसका पूरा नेटवर्क चला रहा है और इन नोटों को छापकर इसको खपाने का प्रयास कर रहा है, उन सभी बिंदुओं पर विवेचना जारी है और शीघ्र ही इसमें अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी और आगे की विवेचना जारी है। राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दोनों लुटेरे महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं आरोप है कि बदमाश देश के अलग अलग शहरों को निशाना बनाते थे। अब तक ये लुटेरे भोपाल में 2 और इंदौर में 4 सहित 46 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने 4.5 लाख का सामान बरामद किया। ये लोग नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नागपुर के अलावा पुणे में और पुणे के अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल शहरों में और अन्य कई जिलों में और प्रदेशों में भी इन लोगों ने घटना की है। ये जानबूझ के ऐसे शहरों को या प्रदेशों को टारगेट करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े शातिर क्रिमिनल हैं। पूछताछ में ये भी बताया है कि निश्चित रूप से उन शहर को इसलिए टारगेट करते हैं कि उन्हें कोई जानता नहीं है, क्योंकि अन्य राज्यों की पुलिस इनको तलाश कर रही है, ढूंढ रही है। और अभी हाल ही में ये पुणे जेल से छूटे थे और जेल से छूटने के बाद तत्काल इन घटनाओं को इनको द्वारा अंजाम दिया गया है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि बाहर की गैंग अगर शहरों को, भोपाल को टारगेट करेगी तो हम इसमें बहुत आगे भी जाएंगे और काम करेंगे। इधर गुना में एक सड़क हादसा हो गया, जहां बुलेरो ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। फतेहगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो बुलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है।